हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में विद्युत धारा तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड। तो अब हम देखेंगे आवेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है। देखो भाई, किसी वस्तु को आवेश मतलब कि उसको चार्ज किस तरीके से करा जाता है। किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। आवेश क्या, आवेश मतलब भाई चार्ज किस तरीके से है ना, उसी को इलेक्ट्रिफिकेशन, आवेशन कहते हैं। आवेशन के प्रकार होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो संपर्क द्वारा, दोनों को एक साथ चिपका कर या तार से जोड़कर। दूसरा है प्रेरण द्वारा, एक कंडेंशन चार्ज होता है और एक इंडक्शन चार्ज होता है। तो कंडक्शन में दो तरह के आते हैं, घर्षण द्वारा, एक चालन द्वारा। घर्षण द्वारा देखो, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है तो पहली वस्तु या किसी एक वस्तु के जो ऋणावेश है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं तथा वे ऋणात्मक हो जाती है, तथा जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन गए वो धनात्मक हो जाती है। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वह ऋणावेशित हो जाती है, तथा जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वे धनावेशित हो जाती है। और एक पॉइंट है कैप्सूल आशीष सर का, क्या है कि घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में उत्पन्न धनावेश एवं ऋणावेश परिमाण में बराबर होते हैं। ये कैसे होते हैं अभी हम देखते हैं। तो इसका मतलब है कि जो आवेश है वह संरक्षित रहता है, जितना इलेक्ट्रॉन उसमें जा रहा उतना ही धनावेश उसमें क्या हो गया, उसमें आ गया है। ठीक है, मतलब उतना ही धनावेश रहता है, और जितना इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है उतना ही मतलब धनावेश उसमें रहता है। तो मतलब एक तरह से संरक्षित है। ठीक है ना, आवेश संरक्षित रहते हैं। तो घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में उत्पन्न धनावेश एवं ऋणावेश परिमाण में बराबर होता है। ठीक है। चालन द्वारा आवेशन, देखो चार्जिंग बाय कंडक्शन किस तरीके से होगा, जब एक आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के साथ चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो आवेश आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु की ओर स्थानांतरित होता है। इसे चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। मतलब यही तार से जोड़े, जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, इसमें इलेक्ट्रॉन है या पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये आवेशित है और ये उदासीन है, इसमें जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है, तो मतलब उदासीन है। अब जब इस क्या नाम है, आवेशित वस्तु को उदासीन से जब तार से जोड़े, मान लो ये तार से जोड़ दिया, तो जो भी इसमें क्या होंगे, जितने आवेश होंगे वो इसमें स्थानांतरित हो जाते हैं, और जब तक स्थानांतरित होते रहते हैं तब तक वस्तुओं का विभव बराबर ना हो जाए, विभवांतर शून्य ना आ जाए। जैसे कि टंकी अगर ऊपर रखी है और एक टंकी है, नल है, नीचे पानी आ रहा है, तो जब तक पानी आता रहेगा जब तक वो नल जो है बराबर ना आ जाए उसके, है ना, टंकी के, मतलब कि क्या कम हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा, हाइट कम हो जाएगी, उस हाइट के चलते क्या हो जाएगा, पानी आना बंद हो जाएगा। तो विभवांतर जब तक शून्य ना हो जाए तब तक क्या होता रहेगा, इनमें आवेश स्थानांतरित होता रहेगा। अब यदि दोनों वस्तुएं एक तरह से बिल्कुल क्या हो, सेम हो, कंप्लीटली आइडेंटिकल हो, तो क्या होगा, तो आवेश जो होगा वो बराबर बढ़ जाता है। और आवेश बढ़ता कैसे, वो भाग लगाता है दो में। जैसे मान लो इधर 5 आवेश है, इधर 2 आवेश है, इन दोनों को तार की वजह से जोड़ा तो 5 और 2 में उतना आवेश बढ़ जाएगा जब उन दोनों का 2 से डिवाइड हुआ। जैसे 5 का 2 से डिवाइड हुआ, 2 का 2 से डिवाइड हुआ, तो उतना आवेश दोनों में बढ़ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है ना। या मान लो इसमें 6 है, इसमें 4 है, तो 4 का 2 से डिवाइड करा तो 6 का 2 से डिवाइड करा कितना आएगा, 4, तो 4 इसमें चला जाएगा, 2 इसमें चला जाएगा, तो आवेश बिल्कुल बराबर हो जाएगा। कैसे, इसमें 4 हो जाएगा, इसमें भी 4 हो जाएगा। अब प्रेरण द्वारा आवेशन, देखो चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इंडक्शन मतलब बिना छुए, कंडक्शन मतलब छूकर, इंडक्शन मतलब बिना छुए। तो किसी वस्तु को छुए बिना आवेश देने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब ये होता कैसे, इसके कुछ चरण हैं, इसके कुछ पद हैं। सबसे पहले कि उदासीन वस्तु को कुचालक स्टैंड पर रखो, स्टैंड पर रख दिया, कुचालक स्टैंड जिस पे कोई चार्ज वगैरह नहीं, मतलब जो क्या ना कर सके, जो चार्ज को स्थानांतरित ना कर सके, इस टाइप का। ठीक है। उदासीन वस्तु के पास एक धनावेशित छड़ को लाते हैं, बिना छुए आकर्षण के कारण आवेश को बिना छुए आकर्षण के कारण वस्तु को बाईं और ऋणात्मक आवेश
वह प्रतिकर्षण के कारण धनावेश दाईं ओर आ जाते हैं। तो ऋणावेश ऋणावेश आ गए इस तरफ और उस तरफ क्या चले गए हैं, धनावेश चले गए हैं। अब क्या होगा, अब धनावेशित छड़ को पास में रखते हुए उदासीन वस्तु गोले को भू संपर्कित कर देते हैं। ये वहीं रखी हुई है और जो इसमें जो धनावेश आ गए, मतलब इस वाली जो गोला है उसको किससे जोड़ दिया हमने, एक तार से, जो कि किसमें जा रहा है, ग्राउंड में जा रहा है। तो ग्राउंड में भू संपर्कित कर देते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, आकर्षण से जो इलेक्ट्रॉन जो मतलब नेगेटिव चार्ज था वो गोले पर बना रहता है, एवं जो पॉजिटिव था वो प्रतिकर्षण के कारण भू संपर्कित धरती में चला जाता है। वास्तव में क्या होता है, देखो ऐसा तो भाई हमें पता है कि जो प्रोटॉन है वो अपनी जगह से नहीं हिलते हैं, प्रोटॉन नहीं जाते, क्योंकि वो इसके नाभिकीय बल से बंधे हुए हैं, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स से बंधे हुए हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जो भू संपर्कित जब जोड़ा तो धरती से उस पॉजिटिव चार्ज को क्या करने के लिए, बराबर उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन आते हैं धरती से, तो वो क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। तो वास्तव में धरती में इलेक्ट्रॉन आकर क्या करते हैं, आकर पॉजिटिव चार्ज को उदासीन कर देते हैं, ठीक है ना। अब चौथा चरण ये है कि छड़ को पास रखते हुए भू संपर्क हटा देना है। अगर मान लो इसे हटाया नहीं तो क्या हुआ, तो नहीं हटाया, अगर मान लो हमने अपने इसको हटा लिया, क्या था ये हमारा आवेशन वस्तु था, ठीक है, आवेशित वस्तु था, इसको हटा लिया, तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो भी भू संपर्कित में चले जाएंगे। तो इसको रखते हुए हमें क्या हटाना है, हमें उस भू संपर्कित तार को हटाना है। तो उसको हटाते ही अब छड़ को वस्तु से दूर कर दें, तो वो वस्तु पर ऋणावेश एक समान रूप से फैल जाते हैं, मतलब अब क्या होगी, वस्तु चार्ज हो गई है। तो ये कौन सा था, प्रेरण द्वारा। अब हम देखो एक और पॉइंट है कि प्रेरण द्वारा आवेशन में छड़ पर आवेश की विपरीत प्रकृति का आवेश प्रक्रिया के अंत में गोले पर प्राप्त होता है। तो जो भी हमने आवेशित वस्तु लिया उसका विपरीत आवेश आएगा, जैसे हमने नेगेटिव लिए तो पॉजिटिव आएगा, अगर पॉजिटिव लिए तो नेगेटिव आएगा। अब दूसरा है कि दो उदासीन गोलों को तोड़कर जोड़कर, है ना, अगर मान लो हमें दो उदासीन गोलों को करना है भाई, यही प्रेरण द्वारा आवेशन, तो हम क्या कर सकते हैं, तो वही है, आवेशन को दूर रखते हुए दो गोलों को जो उदासीन है उनको जोड़ दो। अब यहाँ जोड़ा क्यों है, क्योंकि दोनों उदासीन है ना, तो जोड़कर टच करके एक साथ प्रेरण द्वारा आवेशित कर सकते हैं। वो संपर्क कर दो, फिर तार हटा दो, फिर इसको हटा दो, हो गया भाई आवेशित। अब है कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। क्या कहता है कूलाम का नियम, हमने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसमें क्या था कि जो दो वस्तु पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, वे दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है और द्रव्यमान के समानुपाती होता है। द्रव्यमान क्या है, दो वस्तुओं का ना, तो m1 m2 का द्रव्यमान बटे में जो दूरी है r², मतलब कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसी प्रकार यहाँ पर कूलाम्स लॉ में, और वहाँ पर ग्रेविटी का जो था, मतलब वहाँ पर जो नियतांक आ रहा था वो g आ रहा था, है ना। यहाँ पर क्या आता है, कूलाम के नियम में यह नियम दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल की जानकारी देता है। और ये कौन सा है, बिंदु आवेश। भाई आवेश कैसे बिंदु होते हैं, ठीक है। तो कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, मतलब दो जो आवेश है उनके समानुपाती होता है, तथा आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बल के तो आवेश के समानुपाती होता है और जो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती, जैसे कि अभी हमने गुरुत्वाकर्षण वाले में देखा। अब समीकरण 1 और 2 को एक साथ करेंगे। उससे पहले क्या है कि ये जो आवेशों को मिलाने वाली रेखा, मतलब आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसमें कार्यरत होता है। अब ये रेखा कौन सी है, देखो ये है Q1 फोर्स और ये है Q2 फोर्स, इन दोनों में लग रहा है बल, है ना, F बल लग रहा है। और ये दोनों बल जो होते हैं वो कार्यरत ये इसके होते हैं, ये रेखा के, है ना, एक इनमें एक रेखा होती है ना, उसके कार्यरत होते हैं। अब समीकरण 1 और ये दूरी है ना, इन दोनों में बल लगा है, दूरी है। समीकरण 1 व 2 को करें तो आएगा F समानुपाती Q1 Q2 बटे में r²। अब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा, नियतांक आएगा, जिसको हम K बोलते हैं। अब K कांस्टेंट क्या है, देखो ये समानुपाती कांस्टेंट है, इसकी निर्भरता क्या है, मतलब इसे किस पर निर्भर कर रहा है। K क्या है, K क्या है,
कांस्टेंट है ना, तो ये निर्भर करता है मात्रक पद्धति पर और माध्यम पे। मात्रक क्या, देखो मात्रक होते हैं SI और CGS और भी अन्य मात्रक होते हैं। तो SI पद्धति, SI मात्रक क्या होता है, देखो 1K इज इक्वल टू में SI में क्या होता है, पहले K का मान क्या होता है, K होता है K इज इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। अब ये होता क्या है, इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, 9 गुणा 10 की घात 9, 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब। ठीक है, तो अब इसकी वो क्या होगी भाई, SI पद्धति। SI में देखो भाई, इसका जो अगर हम K का मान निकालें तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटे में R² है, तो K को इधर रखा और सबको उधर ले गए, तो क्या हो जाएगा F R² बटे में Q1 Q2। तो F क्या है, न्यूटन मीटर, जो हमारा क्या है दूरी है वो मीटर स्क्वायर में SI में, और बटे में क्या है हमारा Q1 Q2 वो क्या है कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर होता है किसमें, SI पद्धति में। तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, 9 गुणा 10 की घात 9। अब CGS मात्रक में क्या आता है, CGS देखो मैं करके देखते हैं। न्यूटन क्या होता है, न्यूटन का 10 की घात 5 डाइन होता है, और 1 मीटर 10 की घात 2 सेंटीमीटर। एक कूलाम क्या होता है, स्ट्रेट कूलाम, जो कि होता है 3 गुणा 10 की घात 9, हाँ 3 गुणा 10 की घात 9 स्ट्रेट कूलाम। तो ये सब रखते ही आंसर आता है 1, मतलब कि जो K का मान है CGS मात्रक में 1 होता है, याद रखना।